Now, resistance, inductance, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, या ऐसे बोल सकते हैं RL, सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है वो RL सर्किट के करस्पॉन्डिंग जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो, या बोल देगा कि इंडक्टिव कॉयल, क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है इंडक्टिव कॉयल। इंडक्टिव कॉयल का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टिव दोनों हो, या सिंपली अगर कॉयल भी वर्ड बोलता है तो वहाँ पे भी हम चांसेस बनते हैं कि वो RL कॉयल ही होगी। ठीक है, कॉयल का मतलब होता है जिसमें इंडक्टर हो और उसका कॉयल है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या होगा, इंडक्टर होगा, क्योंकि ड्यू टू वो रोटेटेड है और जिसकी वजह से उसमें इंडक्टेंस होगा। और चूँकि कॉयल जो भी होगी, कॉपर की होगी, एल्युमिनियम जो भी होगी, जिस मटेरियल की बनी होगी, तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, तो दैट्स वाई उसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों होगा। ठीक है, इसी वजह से चूँकि अगर मेंशन कर दे कि प्योर रेजिस्टिव कॉयल है तो वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब प्योर कॉयल का मतलब क्या होगा, अगर प्योर रेजिस्टिव कॉयल बोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस का, उसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि इंडक्टेंस उसका दब गया है। ठीक है, वो निगलेक्टेड है, मतलब है लेकिन उसके कंपेरिजन में निगलेक्टेड है, रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में। उसी तरीके से अगर इसने बोल दिया प्योर इंडक्टिव कॉयल, तो प्योर इंडक्टिव कॉयल का मतलब होता है कि जिसमें इंडक्टेंस की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसका रेजिस्टेंस उसके कंपेरिजन में क्या बहुत कम है, निगलेक्टेड है, दैट्स वाई। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और इंडक्टर कॉयल, इंडक्टिव कॉयल या कॉयल बोल दे। तो अगर इंडक्टिव कॉयल या कॉयल बोले तो उसमें R और L अपने आप मौजूद होगा, दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, पहली बात। तो चलिए बनाते हैं, एक हो गया रेजिस्टेंस सीरीज में और दूसरा ये कॉयल। ठीक है, अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है इन्हीं के एनालिसिस करना। ये R है, ये L है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है V है और V की वैल्यू दिया हुआ है Vm sin ओमेगा t, फ्रीक्वेंसी F है। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमारा एनालिसिस है कि करंट क्या होगी, पावर फैक्टर क्या होगा, नहीं सप्लाई पावर फैक्टर पूछ सकता है। और फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि पावर क्या होगी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर क्या होगी, उनको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा और इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कैसे टैकल की जाती है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, ये सभी प्लॉट करना, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है तो ये सब पूरी चीज़ें आप पूरा मेंशन करोगे तब प्रॉपर तरीके से नंबर मिलते हैं। और न्यूमेरिकल भी आए तो ये चीज़ें ऐसे अगर समझ के साथ डेवलप करोगे और करते जाओगे, देखो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाएगी तो नंबर इसके फ्री हो जाते हैं एकदम। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है, और उसके साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हम यहाँ पे बताएंगे भी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे करते जा रहे हैं बस वैसे वैसे करते जाओ। और इसके पहले जो हमने बताया था रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस के करस्पॉन्डिंग जो हमने वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर देख लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट आएंगे उनके एनालिसिस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। अगर किसी माइंड में आता है कि सर जो जो दिया है पहले उसको बना लेते हैं, नहीं, हमने बताया था जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो जो हमारे पास अवेलेबल है उसको तो बनाते जाओ, जिससे आगे चल के चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। नहीं, Vm sin ओमेगा t है तो आप क्या करोगे, ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, नहीं वोल्टेज का वेव फॉर्म, वोल्टेज का जो वेव फॉर्म बनेगा ये जो भी है ये प्लस Vm होगा, और इसके नीचे वाला ये जो है ये क्या होगा, माइनस Vm। नहीं, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, अगर Vm sin ओमेगा t है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, किस एंगल पे मिलेगी, π/2 पे। ठीक है, और कहाँ जीरो मिलेगी, पाई पे, 2π पे, और ये हो गया 3π करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें बन सकती है। देखो वोल्टेज हमारा Vm sin ओमेगा t, अगर कुछ भी ना समझ में आए, सिंपल से बताया था हमने कि कोशिश करो
कि बहुत सारे क्वेश्चन फेजर से भी हो जाते हैं। नहीं, इसमें क्या करो, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज हमें नहीं बोला तो आपने वी आर मान लिया और यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस वी एल मान लो। ठीक है, इसको भी ये टाइम डोमेन में इसको फेजर में लिख लो। फेजर में क्या लिखो, वी एम, सॉरी वी की वैल्यू वी एट द एंगल 0। एक्चुअली वी का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉड वी। ठीक है, अगर चाहो तो मॉड वी लिख लो। ठीक है, मॉड वी। और ये मॉड वी क्या बताता, चाहे वी आर एम एस में भी इसकी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप पीक वैल्यू में, अगर आप इस मॉड वी की वैल्यू की बात करेंगे तो ये वी आर एम एस वैल्यू है तो वी एम बाई रूट टू। एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है, वी एम बाई रूट टू है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा कि वी आर और वी एल निकालना है। अब बताइए ये दोनों ही किस में है, सीरीज में है। दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है तो करंट नॉर्मल सी बात है, दोनों में सेम जाएगी। अगर वी आर को लिखना हो तो सिंपली क्या लिखोगे, वी आर दिस इक्वल टू आई इंटू आर, और वी एल की वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसे जैसे बताया था वैसे ही करते जाओ, जे इंटू एक्सएल। नहीं, हमने बताया था इंडक्टर आएगा तो जे से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और एक्सएल हो जाएगा। नहीं, एक्सएल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा किसके करस्पॉन्ड, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू एल हो गया तो एक्सएल। ठीक है, ऐसे बताया था। अब ये जो वोल्टेज है दोनों क्या सीरीज में है तो इन दोनों का सम इसके बराबर मिलेगा, या आप इसमें क्या लगा दो, प्लस माइनस करके केवीएल लगा दो तो वी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, वी की वैल्यू मिलेगी वी आर प्लस वी एल। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। चलिए, अब v की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो v की वैल्यू है i इंटू आर और ये है i इंटू जे इंटू एक्सएल और ये v के बराबर है। फेजर डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हो। देखो v की वैल्यू कितनी, आई आर, तो अगर फेजर डायग्राम प्लॉट करना चाहे तो ये क्या, अगर ये i है, अगर ये i है, ठीक है, हमने मान लिया कि i कुछ इस टाइप का, आप ऐसे ही मान सकते हो जैसे चाहो वैसे, ऐसे भी आई मान सकते हो, ऐसे भी ऐसे, जैसे चाहो वैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आई है तो वी आर भी क्या होगा, वी आर और आई के बीच में कैसा, दोनों, ये आर क्या है, इसकी वैल्यू 2, 3, 4 होगी, नहीं, या 0.5 होगी या 0.3 होगी, इस टाइप की होगी। तो आई इंटू आर ही मिलकर क्या मिलेगा, वी आर। तो वी आर की वैल्यू, अगर ये आई है, ये आई है तो वी आर क्या होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मान लो आई की, नहीं, दोनों क्या, दोनों सेम फेज में होंगे, वी आर और आई, नहीं, ये दोनों सेम फेज में होंगे, दैट्स वाई इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो बेटर टू राइट ऐसे वी आर और ये आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वी एल को प्लॉट करना है। तो हमने क्या बताया था, वी एल का जो वैल्यू है वो क्या है, जे इंटू आई इंटू एक्सएल, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अगर आई ये है तो जे किधर किधर रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, जे प्लस जे है तो एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया प्लस जे आई, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। और उसमें एक्सेल से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो आई ये था तो जे आई किधर हो जाएगा, जे आई, और एक्सेल से मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा ये, दैट इज वी एल, और इन दोनों को मिला दोगे तो ये मिलेगा आपको v। नहीं, जैसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b को ऐड करते थे सेम मिलेगा, उसी तरीके से r मिलता था वेक्टर, उसकी इसकी टेल है, ये हेड है, दूसरे वाले की इसकी टेल, नहीं, इसकी टेल से, इसकी हेड से दूसरे वाले का टेल मिला दो, फिर दोनों को यहाँ पे, और ये बनेगा आपका फाई। ठीक है, और ये याद रखना ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे वी आर की वैल्यू पे लिख लो आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ, मैग्नीट्यूड लिखना हो तो जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में, अगर एक 90 है तो इसका स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर, मतलब मॉड वी लिखना हो, मॉड वी का स्क्वायर या मॉड वी दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, वी आर का मॉड प्लस वी एल का मॉड। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर ये दोनों मिल गए। अब वी आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई, वैसे लिखोगे ना, एज ए मैग्नीट्यूड आई
यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो आई इंटू आर का स्क्वायर, तो ये लिखोगे। यहाँ पे एक्सएल वी, देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखोगे, मॉड आई इंटू एक्सएल, ऐसे जे नहीं होगा वहाँ पे। उसी तरीके यहाँ पे इसका भी वी आर का लिखना हो तो मॉड आई इंटू आर, इस वजह से ऐसा लिख दिया। यहाँ पे जो मॉड आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, तो मॉड आई का अंडर रूट ये आई स्क्वायर, अंडर रूट आई का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो मॉड आई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दिस इक्वल टू मॉड वी। तो मॉड वी डिवाइड बाई आई, दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और ये जो देखो ये जो आया है नेट इम्पिडेंस है, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। वी बाई जेड, वी किसका वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है। आई कौन सी करंट है, सप्लाई करंट है। तो सप्लाई वोल्टेज बाय सप्लाई करंट क्या हो जाएगी, इनपुट इम्पिडेंस, या आप इसी को बोलेंगे टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, या इसी को बोलेंगे सिंपली इम्पिडेंस बोलो, ज़्यादा सही है। दैट इज इम्पिडेंस। तो जेड मॉड जेड इसको लिख लेंगे, मॉड जेड नहीं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो कहीं ऐसा वर्ड आ जाए इम्पिडेंस बोल दो या इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बोल दो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ऐसे लिखते चले जाओ, पहले इसको लिख लो यहाँ तक, फिर बताते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते थे, ये हमने एक तरीका बता दिया कि जिससे आपको, देखो अपने पास बहुत सारे मेथड रखने चाहिए। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि इस तरीके से फंडामेंटल्स क्लियर हो गया कि व्हाट अबाउट जेड। तो अब एक समझ में आ रहा है कि सर ये जो ठीक है इम्पिडेंस पता चलेगा, लेकिन करंट की वैल्यू कितनी होगी। नहीं, करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखो ये इम्पिडेंस आ गया, अब करंट हमको देखना है, करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट के लिए क्या करोगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आई दिस इक्वल टू वी डिवाइड बाई क्या लिखोगे, मॉड जेड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, v डिवाइड बाई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो v की वैल्यू तो है v की वैल्यू जो भी होगी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और मॉड जेड की वैल्यू होगी वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो मिल जाएगा। दूसरा क्या तरीका, आप यहाँ से देख लो, ज़्यादा सही है। ये मिटा देते हैं, पॉज करके बना लो पहले। ठीक है, यहाँ से देख सकते थे मॉड वी आई आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, आई की वैल्यू मिल जाएगी वी डिवाइड बाई आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, ये क्या है, इसको फेजर में चेंज करोगे तो मॉड जेड की वैल्यू जो ये क्या है बेसिकली वी डिवाइड बाई जेड, वी डिवाइड बाई जेड। तो जेड की वैल्यू क्या है, आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी मॉड जेड एट द एंगल फाइव करस्पॉन्डिंग। ये देखो मॉड जेड की वैल्यू यही होगी, आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो विद फेजर से। ठीक है, तो आर प्लस जे एक्सएल की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, मॉड की वैल्यू। और व्हाट अबाउट फाइव, फाइव कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। फाइव की वैल्यू निकालनी है तो टेन इनवर्स क्या लिखोगे, वी एल डिवाइड बाई, ऐसे वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर टेन इनवर्स वी एल की वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड वाइज आई इंटू एक्सएल, और वी आर की वैल्यू कितनी, आई इंटू आर। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो आई आई कैंसिल, तो फाइनली मिलेगा एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। तो फाइव की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो v एट द एंगल 0 डिवाइड बाई क्या है, z की वैल्यू मॉड z एट द एंगल फाइव, तो ये मिलेगा v डिवाइड बाई मॉड z। ठीक है, एट द एंगल -5। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। और चूंकि v डिवाइड बाई मॉड z, v डिवाइड बाई मॉड z जो है वो क्या है, i
तो आई एट द एंगल -फाई, ये हो गया। और अगर आप इसको टाइम डोमेन करस्पॉन्ड लिखना चाहेंगे तो जैसे v दिस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो वैसे ही i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे i ऐसे लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी एंगल -फाई तो -फाई हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, आई एम साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। आप चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल में, ठीक है। तो ये हो गया। अगर v की वैल्यू ये है तो i की वैल्यू क्या होगी, आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो जैसे जैसे हमने इसमें बताया वैसे लिखते चले जाओ बस, ठीक है। तो ये हो गया आई एम साइन ओमेगा टी। और फाई की वैल्यू किससे निकलेगी, tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर कर दो, ठीक है। और इसी का पावर फैक्टर के फॉर्म में अगर कोई पूछे सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, तो जो फाई आया उसी के आगे क्या कर दो, कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ से लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, वी आर डिवाइड बाई जेड, वी आर डिवाइड बाई मॉड वी आर डिवाइड बाई वी, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, क्या है, आई इंटू जेड था। मैग्नीट्यूड वाइज क्या करोगे, आई इंटू आर डिवाइड बाई मॉड आई इंटू जेड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये याद रख लोगे तो ये हो जाएगा सप्लाई पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ठीक है ये तो V हो गया, करंट को बनाना हो तो करंट कैसा लिखोगे, आई एम साइन ओमेगा टी -फाई। तो -फाई की करस्पॉन्डिंग बनाना चाहोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये जाएगा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया हमारा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है, आई का है, ठीक है। ये जो है दैट इज आई की वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी -फाई, और ये है आपका v का, तो दैट इज v दिस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको जल्दी से बनाओ पहले, फिर डिस्कस करते हैं पावर के बारे में। इसको कर लो जल्दी से। चलिए अब देखते थे इंस्टेंटेनियस। पावर, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी इंटू आई टी। तो वी टी वी आई सॉरी वी इंटू आई लिख दो, और V की वैल्यू कितनी थी, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी -फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -फाई, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 से डिवीजन यहाँ पे, तो वी एम आई एम बाई 2, यहाँ पे मिलेगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी -फाई। यही फार्मूला होता है, कॉस सी डी के लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी दिस इक्वल टू वाला फार्मूला वहाँ से लगा सके, और हमने ये मिला 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो उसी से बन के ये मिल के आ गया। अब हमारा यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपसे पूछ दे एवरेज पावर क्या होगी, ठीक है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर में क्या हो जाता है, जो P होगा
एवरेज पावर में 1/t 0 से t कैपिटल T P dt कर देते हैं, ठीक है। ये आपका सकता है एवरेज ऑफ दिस वन प्लस एवरेज ऑफ दिस वन। अब देखो कंप्लीट ये जो है इसमें टाइम का फंक्शन है, तो इसका एवरेज क्या मिलेगा, कॉस या साइन हो और 0 से t इंटीग्रेट करना हो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलती है हमेशा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ, ऐसे लिखोगे एवरेज ऑफ Vm/2 इंटू कॉस, या डायरेक्ट आप उससे फार्मूले से कर दो, ज़्यादा सही है। 1/t 0 से कैपिटल T Vm/2 इंटू कॉस फाई इंटू डी टी माइनस 1/t, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी एक लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पोर्शन Vm/2 इंटू कॉस 2ωt माइनस फाई इंटू डी टी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, t आएगा कैपिटल T, तो ये बचेगा Vm/2 इंटू कॉस फाई फाइनली, और ये वैल्यू 0 मिलेगी। ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ओवर, नीचे लिख लो दिस वन 0 ब्रैकेट में लिख लो ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है। 0 के मैंने समझ आया कि नहीं, कंप्लीट साइकिल के, नहीं तो इंटीग्रेट करके देख लो, वैल्यू पुट करोगे तो फिर वही चीज़ मिल जाएगी। तो फाइनली ये मिला। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये VRMS इंटू IRMS कॉस फाई हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रू पावर के बारे में। अब देखो एक तो ये हो गया कि अगर इंस्टेंटेनियस पावर इसमें ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा बात। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इन बिटवीन देखो, ठीक है, इन बिटवीन देखो, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये VT क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा, तो ये कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दैट्स वाई। फिर यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो दैट्स वाई ये हो गया, ठीक है। आप ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो पावर को, अगर दूसरा कलर है तो ठीक है, ठीक है। फिर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, प्लस माइनस। फिर ये दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों क्या मिलेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये माइनस ये प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। फिर इन दोनों का पॉजिटिव, तो ये चीज़ें ऐसे बनते चली जाएंगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पावर का, PT का, इंस्टेंटेनियस पावर, PT का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और एवरेज पावर का बनाना हो तो ये ऐसे बना दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, एवरेज पावर की वैल्यू जो VRMS इंटू IRMS कॉस फाई है उसको दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग दिखाना होता है, तो दैट्स वाई आप ऐसा दिखा दो। अगर बोलता है एवरेज पावर का तो आप एक स्ट्रेट लाइन दिखा दोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू पे होगी, ऊपर भी कहाँ होगी वो वैल्यू है ना, कुछ 5 10 15 भी कुछ ऐसी इस टाइप की होगी, तो ये P एवरेज हो गया, P एवरेज, ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इससे तो कैसे, हाँ ये जो एंगल है वो कौन है फाई, ये फाई है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई प्लस फाई, यहाँ पे 2 पाई प्लस फाई रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। लेकिन यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सर ठीक है यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं,
अगर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर निकालने के लिए आ जाए तो क्या करें, कोई तरीका और है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं? तो उसके लिए क्या करोगे, देखो हमने बताया था एस अपरेंट पावर, इसको क्या बोलते हैं अपरेंट पावर। एस की वैल्यू क्या होती है, वी इंटू आई का कंजुगेट। आई क्या होता है, आई एट द एंगल -5 था यहाँ पे, और वी क्या था, वी एट द एंगल 0। यहाँ पे मॉड वी है, ये मॉड आई है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो ये ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये समझ जाना, और इसका मतलब है वी। इन दोनों की वैल्यू कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू एंगल है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वी एट द एंगल 0 पहले लिखोगे, और इसको लिखो कंजुगेट, तो आई एट द एंगल +5, तो वी आई एट द एंगल +5, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई। ये कौन सी पावर है, अपरेंट पावर, ठीक है। हाँ, ये जो वैल्यू है अपरेंट पावर किसके करस्पॉन्डिंग, जे क्यू, ठीक है। तो पी कौन सा है, वी आई कॉस फाई, और क्यू कौन सा है, वी आई साइन फाई। और वी और आई कौन सी वैल्यू है, ये वी और आई कौन सी वैल्यू, वी आर एम एस और आई आर एम एस है, ठीक है। तो ये हो गई अपरेंट एक्टिव पावर, एक्टिव आर रियल पावर और एवरेज। एवरेज तो है ही, ये एवरेज पावर भी बोलते हैं, एवरेज एक्टिव पावर। ये कौन सी है, रिएक्टिव पावर, या ठीक है, ये भी एवरेज में ही होती है, ये भी एवरेज पावर होती है, ठीक है, याद रखना। दूसरी इसकी जो रेटिंग होती है, जैसे ये किस में होती है, किलोवाट, वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये किस में होती है, इसके आगे हम लोग के वी ए आर, जैसे वी ए आर लिखते हैं, आर लगा देते हैं, या के वी ए आर होता है, या एम वी ए आर होता है। रिएक्टिव पावर है ना, तो आर लगा देना, हमेशा याद रखना, यूनिट बहुत मैटर करती है। दूसरा, ये जो अपरेंट पावर है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड वी इंटू आई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी सिंपली जो यूनिट होती है वो वी ए होती है, वी ए या के वी ए या एम वी ए, ये इसके करस्पॉन्डिंग होती है, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो यूनिट हो गया, पावर हो गई, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से पहले। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना कि सर ये डाउट है, या इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और जैसे वी ए है ना, वी आई इंटू कॉस फाई, ये कैसी है, एक्टिव पावर, और ये कौन सी है, रिएक्टिव पावर। अगर कभी बोलता है एवरेज पावर डिटरमाइन करो, एक्टिव एवरेज पावर, तो वी आई कॉस, एक्टिव रिएक्टिव एवरेज पावर तो वी आई साइन फाई, या रिएक्टिव पावर बोले तो वी आई साइन फाई, या एक्टिव पावर बोले तो इसका मतलब वी आई कॉस फाई, ठीक है। मतलब कि अब एक चीज़ और निकल के आती है, रिएक्टिव पावर किसकी वजह से होगी, जो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा उसकी वजह से होगी, और एक्टिव पावर किसकी वजह से होगी, हमेशा किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से होगी, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से।